हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े इस पर्टिकुलर सेशन में स्टार्ट करेंगे, जैसा कि देख ही रहे हैं आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। जैसा कि आपको ये भी मालूम है, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर बेसिकली हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो जनरल इंश्योरेंस के पार्ट में और लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट में। फिलहाल अभी इस सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो जनरल इंश्योरेंस की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको याद होगा मैंने अपनी रेगुलर सेशंस में आपको बताया हुआ है कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या है। इंश्योरेंस मैंने बताया था एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है और क्लाइंट या पार्टी के बीच में है। इज इट क्लियर टू यू? और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का है कि पार्टी ने या क्लाइंट ने जो रिस्क हमसे इंश्योर करा करके रखा है, अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को जिसने कि उस रिस्क को बियर कराए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो उस क्लाइंट को या पार्टी को कंपनसेट करेगी, इंडिमनीफाई करेगी या मुआवजा देगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी एंड द क्लाइंट। फिर मैंने ये भी बताया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, याद रखे तुमने इस चैप्टर को इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से या नजरिए से पढ़ना है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको हम इंश्योरर कहते हैं, और जो पार्टी अपना इंश्योरेंस कराती है उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं, INSURED। इज इट क्लियर टू यू? और मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का है कि इंश्योरर एग्रीज टू बियर द रिस्क एंड कंपनसेट द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब वो पार्टी जिसने इंश्योरेंस कराया है, इफ द रिस्क मटेरियलाइजेस। अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो जाता है, हकीकत में तब्दील हो जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम इंश्योरर भी कहते हैं, वो उस पार्टी को, क्लाइंट को या पार्टी को जिसको कि इंश्योर्ड कहा जाता है, कंपनसेट करेगी। इज इट क्लियर टू यू? फिर जैसा कि तुम्हें मालूम है, जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, मैंने ये भी बताया था आपको, इंश्योरेंस को ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में। मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे, फिलहाल हम जनरल इंश्योरेंस की चर्चा कर रहे हैं। अब जहां तक जनरल इंश्योरेंस का सवाल है, कोई भी इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा होता है उसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी तीन मेन इंश्योरेंस होते हैं, तो फायर इंश्योरेंस, उसके अलावा मरीन इंश्योरेंस और उसके अलावा मिसलेनियस इंश्योरेंस। मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर भी हजारों तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, यहाँ मैंने लिखे भी हुए हैं, जैसे कि एक्सचेंज रिस्क इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, क्रेडिट इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस है, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। लेकिन मेनली तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी तीन मेन इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस, यानी कि बाकी जितने भी इंश्योरेंस हैं उनको हम मिसलेनियस इंश्योरेंस कह देते हैं। अब जहां तक सवाल है जनरल इंश्योरेंस का, आपको ये मालूम है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है और जहां तक तुम्हारे सिलेबस का सवाल है, तुमसे पूछा ये जाता है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने रेवेन्यू अकाउंट को किस तरीके से बनाएंगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, फॉर्म बी में जो रेवेन्यू अकाउंट दिया हुआ है उसके हिसाब से उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता है। जब कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगी तो अपना नाम भी लिखेगी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखेगी एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिखेगी विद दी IRDA। IRDA मैंने बताया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इज इट क्लियर टू यू? तो रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, हर चीज हमने इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से देखनी है। एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो सबसे मेन इनकम होती है, प्रीमियम की इनकम होती है। तो एक तो हमें प्रीमियम अलग से हम कंप्यूट कर करके दिखाएंगे कि प्रीमियम से हमारी टोटल इनकम कितनी हुई इस साल से रिलेटेड। अब बिकॉज ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी करती है, और अगर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करी और वहां से इनको कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हुई है तो उस इनकम को भी लिखा जाएगा। आपको याद होगा रेगुलर क्लासेस में मैंने ये भी बताया था कि जो प्रीमियम है उसके आगे तो शेड्यूल नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि अदर इनकम हो सकती है, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, या अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव वगैरह, इसके आगे शेड्यूल नंबर नहीं दिए होते हैं। इसके आगे शेड्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनकम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रीमियम की इनकम होगी ही होगी, इसलिए उसका शेड्यूल नंबर दिया गया है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं, तीन मेन एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो हम कहते हैं क्लेम्स का खर्चा। तुम्हें मालूम है कि जब किसी पार्टी को नुकसान होगा, जिसने कि अपना इंश्योरेंस कंपनी से कराया हुआ है, तो वो हमसे क्लेम मांगेगी। इंश्योरेंस कंपनी के नजरिए से क्लेम जो है वो खर्चा होता है, तो टोटल क्लेम्स जितने भी होंगे उनको हमें शेड्यूल 2 के हिसाब से कंप्यूट करना पड़ेगा।
इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी का एक खर्चा होता है कमीशन के रूप में। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके एजेंट्स होते हैं, उसके एजेंट्स जो उसके लिए बिजनेस लेकर के आते हैं, उनको हमें कमीशन वगैरह देना पड़ता है, तो कमीशन भी इनका मेन खर्चा है। और उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर टू यू? तो जो मेरी टोटल इनकम है उसमें से मैं टोटल एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो तब मुझे पता लगेगा कि हमारा टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस कितना है। ये चीज़ करने के बाद अब आपको मेनली क्या मालूम होना चाहिए? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी के केस में मैंने कहा सबसे मेन इनकम जो होती है प्रीमियम की इनकम होती है, प्रीमियम की इनकम। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जब कोई पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी को इंश्योर कराती है या किसी रिस्क को इंश्योर कराती है तो बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को बियर कर रही है, करेक्ट। और जैसा मैंने कहा अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को उस पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो रिस्क को बियर करने के एवज में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस पार्टी से कुछ कंसिडरेशन रिसीव करती है जिसको कि हम प्रीमियम बोलते हैं। जैसा कि ये सब चीज़ें आपको मालूम भी है लेकिन फिर भी। अब प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस का क्या मतलब है? प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि कोई बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनी के पास डायरेक्टली आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस कंपनी है और किसी क्लाइंट ने डायरेक्टली इस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में आकर के कहा कि मुझे अपने को इंश्योर कराना है या मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ का, किसी पर्टिकुलर रिस्क को इंश्योर कराना है, तो मैं इस केस में बोलूँगा इंश्योरेंस कंपनी के पास डायरेक्ट बिजनेस आया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट चल करके इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में नहीं आते हैं। इतना टाइम आजकल क्लाइंट या पार्टीज के पास नहीं होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं, क्लाइंट जनरली इन एजेंट्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और एजेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस लेकर के आते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट जो हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस लेकर के आए, तो यहाँ मैं बोलूँगा कि ये बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी के पास डायरेक्टली आया। इज इट क्लियर टू यू? और इस बिजनेस पे जो मुझे प्रीमियम मिलेंगे उनको मैं बोलूँगा प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा कई बार इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम जो है इनडायरेक्टली भी रिसीव करती है। इनडायरेक्टली भी प्रीमियम कैसे रिसीव करे जाते हैं, वैसे तो मैंने रेगुलर क्लासेस में बड़े डिटेल में बताया था। यहाँ देखें, सपोज मैं इंश्योरेंस कंपनी ए के एंगल से जो है चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, सपोज, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि मार्केट में कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसका कि नाम कंपनी सी है, इंश्योरेंस कंपनी सी। अब इंश्योरेंस कंपनी सी को कोई बिजनेस मिला, किसी क्लाइंट से कोई बिजनेस मिला। कई बार जब हमें बिजनेस मिलता है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि ये जो बिजनेस हमें मिला है, बिजनेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन खुदा ना खास्ता बाई चांस अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी सी ने क्या करा, जो बिजनेस इनको इस क्लाइंट से मिला, जो इस क्लाइंट से इनको बिजनेस मिला, उस बिजनेस का कुछ हिस्सा, मान लेते हैं 25% हिस्सा, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ए को ट्रांसफ़र कर दिया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। री का मतलब ही होता है डाइवर्ट कर देना। बहुत से बच्चों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती, जिसकी वजह से चैप्टर उनको टफ लगता है। तो इस क्लाइंट से ये बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी को मिला, ये तो इंश्योरेंस कंपनी सी के एंगल से डायरेक्ट बिजनेस है, लेकिन जो बिजनेस इनको मिला उस बिजनेस का कुछ हिस्सा इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ए को ट्रांसफर कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। अब री इंश्योरेंस का क्या मतलब है, इसको भी जरा ध्यान से देखें। पहले तो आपको यह समझना है कि इंश्योरेंस कंपनी को जो बिजनेस मिला था उस बिजनेस में से इन्होंने कुछ हिस्सा जो है इंश्योरेंस कंपनी ए को दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी सी के एंगल से मैं बोलूंगा ये री इंश्योरेंस सीडेड है। री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब है कि इन्होंने अपने इंश्योरेंस का बिजनेस छोड़ दिया, या यहां छोड़ने का मतलब ट्रांसफर से है। इज इट क्लियर टू यू? जो भी बिजनेस इसको मिला, मान लेते हैं कि 25% पोर्शन बिजनेस उन्होंने ए को दे दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी सी के एंगल से इसको बोलेंगे री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस सीडेड। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ए के एंगल से मैं बोलूंगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड को एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। अब ये बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी को जो मिल रहा है, जो इंश्योरेंस कंपनी ए को मिल रहा है, ये इसके एजेंट लेकर के नहीं आ रहे, ये डायरेक्टली नहीं मिला, ये इनडायरेक्टली हमें मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये हमें इनडायरेक्टली मिला। अब इसका एक और मतलब भी आप समझें, इसको समझना बहुत जरूरी है, तब ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और बहुत आसान भी आपको लगेगा। और एग्जामिनेशन में बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बच्चे इस चैप्टर को ढंग से करके नहीं जाते, फिर उन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैंने कहा ये इंश्योरेंस कंपनी सी है।
इंश्योरेंस कंपनी सी को जब पार्टी से बिजनेस मिला तो इन्होंने कुछ बिजनेस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ए को ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा इस प्रोसेस को हम री इंश्योरेंस बोलते हैं। जिस कंपनी ने बिजनेस ट्रांसफर करा है उसके एंगल से तो ये री इंश्योरेंस सीडेड है, सीडेड का मतलब छोड़ने से है। और जिसकी तरफ ये बिजनेस आया, यानी कि ए के पास ये बिजनेस आया, ये री इंश्योरेंस का बिजनेस, तो कंपनी ए के एंगल से बोलेंगे ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है। जब ये चीज़ तुम्हें पता लग गई, अब दूसरी चीज़ क्या मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी सी को 100 करोड़ के प्रीमियम मिले। इस पार्टी ने, ये कोई बहुत स्ट्रांग पार्टी है मान लेते हैं, उसने बहुत हैवी रिस्क जो है इनसे इंश्योर कराया है और बदले में बड़ा हैवी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी सी को दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी सी के पास ये प्रीमियम आया तो इंश्योरेंस कंपनी सी के एंगल से नो डाउट ये इनकम है उनके लिए, इंश्योरेंस कंपनी सी के लिए तो ये इनकम है। लेकिन बिकॉज इन्होंने क्या करा था, 25% बिजनेस कंपनी ए की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब जो ये प्रीमियम की इनकम सी के पास आई है उसका 25% इनकम ये अब ए को देंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इस केस में जो 25% प्रीमियम ए को मिलेंगे, यानी कि इस केस में कंपनी ए को जो प्रीमियम मिल रहे हैं, कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा पहले तो ये इनडायरेक्ट बिजनेस से प्रीमियम मिले हैं। मैंने बोला ना प्रीमियम दो तरीके से कोई इंश्योरेंस कंपनी रिसीव कर सकती है, एक तो मैंने डायरेक्ट बताया और अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रीमियम इनडायरेक्ट बिजनेस से कैसे मिल सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को अब की बार जो ये प्रीमियम मिल रहे हैं ये इनडायरेक्ट तरीके से मिल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से प्रीमियम कब मिल सकते हैं? जब हमने री इंश्योरेंस का बिजनेस एक्सेप्ट करा होगा, जब हमने री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करा होगा। आपको मालूम है कि हमने ये एक्सेप्ट करा था, इस कंपनी ने हमें बिजनेस दिया था, हमने एक्सेप्ट करा था, तो इसलिए जो ये प्रीमियम की इनकम इंश्योरेंस कंपनी सी रिसीव करेगी उसमें से 25% पोर्शन या जो भी परसेंटेज बिजनेस ट्रांसफर कराए उतना प्रपोर्शन प्रीमियम हमें देगी। अब इसका लेकिन एक और मतलब भी है। मान लेते हैं कि कल इंश्योरेंस कंपनी को कुछ क्लेम देना पड़ गया। अगर इंश्योरेंस कंपनी इस पार्टी को कुछ क्लेम देगी तो इंश्योरेंस कंपनी सी के पास ये राइट है कि वो 25% का क्लेम हमसे रिकवर भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने 25% बिजनेस हमें दिया था। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करूं, हालांकि रिविजनरी सेशन है लेकिन फिर भी कोशिश ये चल रही है कि ऑलमोस्ट ऐसे पूरा चैप्टर आप कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी ए है, अब मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी को किसी क्लाइंट से बिजनेस मिला, किसी क्लाइंट से डायरेक्टली हमें बिजनेस मिलेगा, ये तो डायरेक्ट बिजनेस है। अब मान लेते हैं कि ये भी बड़ा हैवी बिजनेस है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है, यानी कि अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लेम देना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी ए ने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी ए ने मान लेते हैं कि कुछ बिजनेस जो है छोड़ दिया कंपनी डी की तरफ, इन्होंने कुछ बिजनेस छोड़ दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी ए के एंगल से बोलेंगे री इंश्योरेंस सीडेड, री इंश्योरेंस सीडेड। अब इसका यह भी मतलब है कि जो भी प्रीमियम इस क्लाइंट से इंश्योरेंस कंपनी ए को मिलेंगे, जो भी प्रीमियम मिलेंगे, उस प्रीमियम का कुछ परसेंटेज हमें कंपनी डी को देना पड़ेगा, कुछ परसेंटेज हमें डी को देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्योंकि हमने इंश्योरेंस का बिजनेस इनको दिया है, करेक्ट, और हमने इनको दिया है तो जो प्रीमियम हमें मिले हैं उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा हमें इनकी तरफ देना पड़ेगा। कंपनी डी के एंगल से इसको बोलेंगे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो जो इंश्योरेंस के बिजनेस को छोड़ता है उसके एंगल से री इंश्योरेंस सीडेड, जो एक्सेप्ट करता है उसके एंगल से एक्सेप्टेड बोलते हैं। इनडायरेक्टली जो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि प्रीमियम डायरेक्ट बिजनेस से भी रिसीव करा जा सकता है, इनडायरेक्ट बिजनेस से भी रिसीव करा जा सकता है। अब मेन होता है कि प्रीमियम की इनकम कैसे कंप्यूट करी जाती है, ये सबसे मेन पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। देखो, प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा प्रीमियम रिसीवेबल। प्रीमियम रिसीवेबल का मतलब है कि इस साल मुझे या इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड मुझे प्रीमियम की कितनी इनकम होनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं देखूंगा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, और ऑफ कोर्स मैं ये भी देखूंगा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस, क्योंकि ये प्रीमियम मुझे मिल रहे हैं। तो प्रीमियम मुझे डायरेक्ट बिजनेस में भी मिल सकते हैं, इनडायरेक्ट बिजनेस में भी मिल सकते हैं। डायरेक्ट बिजनेस में मुझे जो प्रीमियम मिले हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसमें से कुछ आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर के या करंट ईयर की बिगनिंग के, तो वो हम प्लस, वो लास्ट ईयर के तो हम माइनस करेंगे, सॉरी, और जो करंट ईयर के होंगे वो हम ऐड करेंगे। तो प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर सी वाई का मतलब करंट ईयर है, और लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग होंगे तो हम माइनस करेंगे, करेक्ट।
तो जो भी डायरेक्ट बिजनेस पे मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम मिले हैं उसमें मैं करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस करूंगा, प्लस माइनस करके मुझे ये पता लग गया कि डायरेक्ट बिजनेस से इतने प्रीमियम मिलने चाहिए थे। इसी तरह से इनडायरेक्ट बिजनेस में मुझे जो प्रीमियम मिले हैं, अब मुझे आप बताओ इनडायरेक्ट बिजनेस में आपको प्रीमियम कब मिल सकते हैं? जब आपने री इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करा होगा, जब किसी दूसरी कंपनी ने आपको बिजनेस दिया होगा और आपने एक्सेप्ट करा होगा। समझ में आया? ये चीज याद रखना है। इनडायरेक्ट बिजनेस का मतलब है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इनडायरेक्ट बिजनेस से जो आपको प्रीमियम मिले, अगर करंट ईयर में वो आउटस्टैंडिंग है उनका कुछ हिस्सा तो आप ऐड करेंगे और लास्ट ईयर का हिस्सा या बिगनिंग का हिस्सा माइनस करेंगे। इन दोनों को ऐड करके आपको ये पता लग गया कि टोटल प्रीमियम आपने इतना रिसीव करना था। अब जो प्रीमियम रिसीव करना था, अब उसमें से आप माइनस करेंगे प्रीमियम पेएबल। अब देखो बड़ा सिंपल सी चीज है और ये छोटी छोटी चीजें शुरुआत में टाइम कंज्यूम करती हैं, लेकिन एक बार क्लियर हो जाए तो फिर इजी होता है। आप इंश्योरेंस कंपनी हो, ये क्लाइंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप को इंश्योर कराते हैं और इंश्योरेंस कंपनी क्लाइंट से प्रीमियम रिसीव करती है। मैंने बताया जब कोई क्लाइंट डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करता है या इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के थ्रू अप्रोच करता है तो इसको डायरेक्ट बिजनेस माना जाता है। तो देखो डायरेक्ट बिजनेस पे तो इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा प्रीमियम मिलते हैं, हमेशा प्रीमियम मिलते हैं और प्रीमियम हमारी इनकम है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रीमियम हमें मिलते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट बिजनेस में मुझे कभी भी प्रीमियम पे नहीं करने पड़ सकते। मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं इसको प्रीमियम क्यों पे करूंगा? मैं तो क्लेम से पे करूंगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन प्रीमियम कभी भी डायरेक्ट बिजनेस पे पे नहीं हो सकते। हाँ, इनडायरेक्ट बिजनेस पे प्रीमियम पे हो सकते हैं। कैसे? आप इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आपने कुछ बिजनेस ट्रांसफर करा है, अगर आपने कुछ बिजनेस ट्रांसफर करा है तो इसका मतलब है री इंश्योरेंस सीडेड। अगर आपने कुछ बिजनेस ट्रांसफर करा है तो अपने प्रीमियम में से कुछ प्रीमियम आपको उस कंपनी को देने पड़ेंगे जिसको कि आपने बिजनेस ट्रांसफर करा है। इज इट क्लियर टू यू? तो इनडायरेक्टली अब आप इस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि जो प्रीमियम पे करे जा सकते हैं वो हमेशा इनडायरेक्ट बिजनेस पर ही करे जा सकते हैं या री इंश्योरेंस के बिजनेस पर ही करे जा सकते हैं, और वो भी तब करे जा सकते हैं जब आपने वो बिजनेस सीड करा होगा, छोड़ा होगा। इज इट क्लियर टू? डायरेक्ट बिजनेस पे आप कभी भी प्रीमियम पे नहीं कर सकते, हमेशा रिसीव करेंगे, वो हमेशा आपकी इनकम होगी। यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं है? एब्सोल्युटली क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है अब प्रीमियम पेएबल, तो प्रीमियम पेएबल में मुझे ये देखना है कि क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस में तो प्रीमियम पे नहीं हो सकते, तो प्रीमियम पेड ऑन इनडायरेक्ट बिजनेस, और मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा भी है आप इनडायरेक्ट बिजनेस पे प्रीमियम कब पे कर सकते हैं? जब आपने री इंश्योरेंस का बिजनेस सीड करा होगा, छोड़ा होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो जो भी प्रीमियम आपने पे करे हैं और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है उसमें करंट ईयर का तो आप ऐड करेंगे और लास्ट ईयर का माइनस करेंगे, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इतने प्रीमियम आपने पे करने हैं और उससे पहले आप कैलकुलेट कर चुके हो कि इतने प्रीमियम रिसीव करने हैं। तो जो रिसीव करने हैं उसमें से जो पे करने हैं वो माइनस करेंगे, तो इससे हमें यह पता लगता है कि करंट ईयर में नेट प्रीमियम हमें कितने रिसीव करने थे। इज इट क्लियर टू यू? करंट ईयर में कितने नेट प्रीमियम हमने रिसीव करने थे। अब एक बार जब ये कंप्यूट हो जाता है तो फिर हम इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऐड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऐड करते हैं, ये तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के बारे में हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में बहुत चर्चा करी है कि ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि ओपनिंग बैलेंस अगर कोई रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है तो हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क मैं माइनस करूंगा। आपको ये याद होना चाहिए, मैंने कहा कि ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा आपको गिवन होता है, ये तो हमेशा गिवन होता है, और क्लोजिंग बैलेंस वो डिपेंड करता है कि आप जो इंश्योरेंस जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या वो फायर इंश्योरेंस की कर रहे हैं, क्या वो आप मरीन इंश्योरेंस की कर रहे हैं, या फिर आप मिसलेनियस इंश्योरेंस की कर रहे हैं।
99% तो वैसे क्वेश्चन ही ये आपको बता देगा कि आपको ईयर के एंड में कितना रिजर्व बनाना है अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आपको ये मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज किस बेस के हिसाब से आएंगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जो कि मैंने अपने रेगुलर सेशंस में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने कहा 99.99% ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो मैंने कहा कि जो सपोज क्वेश्चन में मुझे मान लेते हैं ये फायर इंश्योरेंस का केस है, करेक्ट? तो ध्यान ये रखना है कि ईयर के एंड में जो मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का, मान लेते हैं क्वेश्चन में ये कहता है कि मुझे 40% के हिसाब से रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाना है। तो ये 40% में किसका कंप्यूट करूंगा? जो ये नेट प्रीमियम की फिगर मैंने निकाली है, जो नेट प्रीमियम है उसका 40% मैं कंप्यूट करूंगा और उसको मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्लोजिंग बैलेंस माइनस होगा, ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा। इसका एग्जैक्टली और मतलब भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाकर के उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं एक चीज बता रहा था, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दी है तो बेटर है। अगर परसेंटेज नहीं दी होगी तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि फायर के केस में आप 50% के हिसाब से प्रोविजन या रिजर्व बनाएंगे। इसी तरीके से मरीन के इंश्योरेंस के केस में 100% का प्रोविजन बनाया जाता है और मिसलेनियस के केस में 50% का प्रोविजन बनाया जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फायर के अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मरीन में 100% होता है और फायर में और मिसलेनियस इंश्योरेंसेस के केस में 50% होता है। 50% किसका होता है? नेट प्रीमियम रिसीवेबल का। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद बारी आती है क्लेम्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर रिस्क जो है मटीरियलाइज हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी को क्लेम देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? पार्टी को क्लेम देना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी है और उसने अपने को इंश्योर हमसे करके रखा है और किसी कारण से इंश्योरेंस कंपनी को उसको क्लेम देना पड़ गया, तो मैं बोलूंगा ये क्लेम हमने इनडायरेक्ट बिजनेस पे दिया है। इनडायरेक्ट बिजनेस पे हमने क्लेम दिया है। इज इट क्लियर टू यू? कभी कभी इंश्योरेंस क्लेम हमें देना, याद रखें, क्लेम कंपनी के लिए खर्चा होता है और कभी कभी क्लेम्स हमें इनडायरेक्ट बिजनेस पर भी देना पड़ सकता है। इनडायरेक्ट बिजनेस पे आप क्लेम कब देंगे? देखें ध्यान से। सपोज आप एक इंश्योरेंस कंपनी है और आप इंश्योरेंस कंपनी ए हैं। अगर किसी दूसरी कंपनी ने आपको बिजनेस ट्रांसफर करा था, यानी कि आपके लिए ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, अगर आपने कुछ इंश्योरेंस का बिजनेस एक्सेप्ट करा हुआ है, इनडायरेक्ट तरीके से ये बिजनेस आपके पास आया, किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बिजनेस दिया, तो दूसरी कंपनी आपको प्रीमियम तो पे करेगी, लेकिन अगर उस कंपनी को कुछ प्रीमियम देने पड़ जाएंगे तो वो आपसे कुछ प्रीमियम रिकवर करेगी। यानी कि डायरेक्ट बिजनेस पे भी आपको प्रीमियम देने पड़ सकते हैं और इनडायरेक्ट बिजनेस पे भी आपको प्रीमियम देने पड़ सकते हैं। इनडायरेक्ट बिजनेस पे प्रीमियम देने का मतलब है कि आपने कोई इंश्योरेंस का बिजनेस एक्सेप्ट करा था और उसकी वजह से आपको प्रीमियम देने पड़ रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो जितने भी आपने क्लेम्स पे करे हैं वो आपके लिए खर्चा है, पहले तो इस बात को समझें। इज इट क्लियर टू यू? तो जो भी क्लेम्स आपने पे करे हैं, चाहे वो डायरेक्ट बिजनेस पे हो, चाहे वो इनडायरेक्ट बिजनेस पे हो, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट बिजनेस पे तो ठीक है, बात समझ में आती है। इनडायरेक्ट बिजनेस पे क्लेम हम कब पे करते हैं? जब हमने री इंश्योरेंस का बिजनेस एक्सेप्ट करा होता है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, दूसरी चीज, वैसे तो क्लेम हमारे लिए खर्चा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन कभी कभी हम क्लेम्स रिकवर भी कर लेते हैं। क्लेम्स रिकवर करना मेरी इनकम तो है, मैं उसको लेकिन इनकम नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम उसको ये बोलेंगे कि जो क्लेम हम रिकवर कर रहे हैं वो हमारे क्लेम नाम के खर्चे को कम कर रहे हैं। क्लेम्स रिकवरेबल, जो भी हमने क्लेम का खर्चा करा है, इस खर्चे को क्लेम्स रिकवरेबल कम करेंगे। क्लेम्स रिकवरेबल का क्या मतलब है? आप इंश्योरेंस कंपनी है, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है ए, करेक्ट? आपने मान लेते हैं कुछ क्लेम पे करा डायरेक्ट बिजनेस पे, कुछ इनडायरेक्ट बिजनेस पे करा। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन आपने मान लेते हैं कि कुछ इंश्योरेंस का बिजनेस ट्रांसफर करा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस। इसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। बिकॉज आपने ट्रांसफर करा था तो इसका मतलब ये सीडेड है, आपने री इंश्योरेंस का बिजनेस सीड करा था। जिस कंपनी को भी आपने ये बिजनेस दिया था,
जब हम बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को देते हैं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि जो भी प्रीमियम हमें मिलेंगे उसका कुछ हिस्सा हम आपको देंगे, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि अगर हमें कुछ क्लेम देना पड़ गया तो हम आपसे भी कुछ रिकवर करेंगे। सपोज हमने 10% बिजनेस इनको ट्रांसफर करा हुआ है, तो जितना भी क्लेम हमने पे करा है हम बोलेंगे भाई 10% का क्लेम आप बियर करो। तो इसका मतलब है कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीव भी कर सकती है। वैसे तो पे ही होते हैं लेकिन रिसीव भी करे जा सकते हैं, लेकिन क्लेम रिसीव केवल और केवल तब करे जा सकते हैं इनडायरेक्ट बिजनेस पर जब आपने री इंश्योरेंस का बिजनेस सीड करा होगा, छोड़ा होगा। तो अगर कुछ क्लेम्स रिकवरेबल हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं क्लेम्स रिकवरेबल इनडायरेक्ट बिजनेस पर ही हो सकते हैं, वो भी तब जब आपने बिजनेस छोड़ा होगा। तो ये प्लस माइनस करने के बाद तुमको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमने टोटल क्लेम्स कितने पे करने हैं, टोटल क्लेम्स कितने पे हैं, ये पेएबल आ जाएगा। लेकिन अब देखो टोटल क्लेम आपने पे इतने करे हैं, अगर कुछ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो वो आप ऐड करेंगे, लास्ट ईयर के हैं तो वो माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसमें से क्लेम रिसीवेबल की फिगर आप माइनस करेंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा क्लेम पेएबल कितने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है एक्सपेंसेस इन सेटलमेंट विद क्लेम। अगर क्लेम की सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं, क्लेम की सेटलमेंट से रिलेटेड, तो उन खर्चों को भी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास क्लेम नाम का ये खर्चा आएगा जो कि शेड्यूल 2 का खर्चा माना जाता है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, ये तुम्हें पता लग गया। तो मेन चीज इसमें होता है क्लेम्स, और इसी तरीके से फिर एक तीसरा आइटम है जिसको हम बोलते हैं क्लेम। तो एक खर्चा है, दूसरा खर्चा कमीशन तो है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं शेड्यूल नंबर 3 है। अब कमीशन, मैंने अभी तुमसे शुरुआत में कहा कि एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो बिजनेस बेसिकली आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो उनके अपने ही एजेंट से आता है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ए हैं, आपके एजेंट आपके लिए बिजनेस लेकर के आए हैं, तो ये डायरेक्ट बिजनेस है और आप अपने एजेंट्स को कमीशन देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो कमीशन एक तो आप पे करते हैं डायरेक्ट बिजनेस पे, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी आपको कमीशन पे करना पड़ सकता है इनडायरेक्ट बिजनेस पे। और इनडायरेक्ट बिजनेस पे आपको कब कमीशन पे करना पड़ेगा? जब दूसरी कंपनी ने आपको बिजनेस दिया होगा, किसी दूसरी कंपनी ने आपको बिजनेस दिया होगा, तो आपके लिए ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है। तो क्योंकि आपको बिजनेस मिल रहा है तो उस इंश्योरेंस कंपनी को आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो जितना भी कमीशन आपने पे करा है डायरेक्ट बिजनेस पे या री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड पर, यानी कि इनडायरेक्ट बिजनेस पर, उसको आप लिख लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी आप कमीशन रिसीव भी कर लेते हैं, करेक्ट? कमीशन यानी कि जो भी आपने कमीशन पे करा है डायरेक्ट बिजनेस पे, इनडायरेक्ट बिजनेस पे, उसको ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जो कमीशन मैंने रिसीव करना है, और कमीशन मैं रिसीव कब कर सकता हूं? अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी ए हूं और मैंने कुछ बिजनेस ट्रांसफर करा है, अगर हमने कुछ बिजनेस सीड करा है, तो जिस कंपनी को हमने सीड कराया हम उसको बोलेंगे भाई हमने आपको बिजनेस दिया, आप हमें कुछ कमीशन दो। तो उस केस में हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन जो हम रिसीव कर रहे हैं वो मेरे कमीशन नाम के खर्चे को कम करेगा, इसलिए मैं उसको माइनस कर दूंगा। इज ए क्लियर टू? नेट कमीशन में दिखा दूंगा। और उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे जो कि लिस्ट मैंने यहाँ बनाई हुई है, वो खर्चे आप कंप्यूट कर लेंगे। अब एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखा जाएगा। तो एग्जामिनेशन में जो अधिकतर क्वेश्चंस आपको आए हैं, करेक्ट, या तो क्वेश्चंस आए हैं केवल कैलकुलेशन ऑफ व्हाट वी कॉल नेट प्रीमियम पर या नेट क्लेम्स पर। 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन या तो ये आए हैं, या 7 मार्क के क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको रेवेन्यू अकाउंट भी बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले जरा इस क्वेश्चन को देख लें। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ फायर इंश्योरेंस डिवीजन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, शो द अमाउंट ऑफ क्लेम एज इट वुड अपियर इन द रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो रेवेन्यू अकाउंट में क्लेम का कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, उसके लिए आप कंप्यूट करके बताएं क्लेम का अमाउंट। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक तो 2 कॉलम बने हैं, डायरेक्ट बिजनेस, अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए, और री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस का मतलब इनडायरेक्ट बिजनेस। लेकिन यहाँ क्लियरली दिया हुआ है क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने इतने क्लेम्स पे करे, 35 लाख के क्लेम तो आपने डायरेक्टली पे करे, और कुछ आपने री इंश्योरेंस की वजह से क्लेम पे करे। वैसे तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है कि ये सीडेड है या क्या बोलते हैं एक्सेप्टेड है, लेकिन जस्ट समझने के लिए इनडायरेक्ट बिजनेस पे क्लेम आप कब पे कर सकते हैं,
जब आपने री इंश्योरेंस का बिजनेस एक्सेप्ट करा होगा। खैर एनीवे, पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। इज इट क्लियर टू यू? तो क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 3500, तो टोटल क्लेम्स जो मैंने पे करे हैं 3000। अच्छा, यहाँ मैंने फिगर थाउजेंड्स में कर दी है, यहाँ फिगर मैंने थाउजेंड्स में कर दी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या करा है, देखिए यहाँ पर क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पहले तो मैंने ये 3500 का ही लिया है। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर करके भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। अब वो कह रहे हैं डायरेक्ट बिजनेस में, डायरेक्ट बिजनेस के अंदर जो क्लेम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो तो आप ऐड करोगे, जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो माइनस करोगे। इसी तरह जो क्लेम आपने इनडायरेक्ट बिजनेस पे पे करें, जो क्लेम्स आपने इनडायरेक्ट बिजनेस पे पे करें वो 8,20,000 के हैं, और उसमें आप करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये डायरेक्ट बिजनेस के हैं। तो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 823, ये फिगर मैंने थाउजेंड्स में कर दी है। तो जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 875, वो तो मैंने ऐड करे, जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो माइनस करे। तो ये तो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड खर्चा आ गया इस साल का, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस पे इतने क्लेम पे करने हैं। फिर मैंने क्या करा, उसके बाद इसमें से मैंने लिखा एट क्लेम्स पेएबल ऑन री इंश्योरेंस, ये भी क्लेम्स पेड है। इज इट क्लियर टू यू? अब री इंश्योरेंस पे हमने क्लेम जो पे करे हैं 8,20,000, तो 8,20,000 मैंने लिखा, उस पे जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के वो मैंने ऐड करा, और जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो मैंने माइनस करा। तो ऐसा कर करके मेरे पास अब क्या आ गया कि टोटल क्लेम्स मुझे कितने पे करने हैं, टोटल क्लेम्स मुझे पे करने हैं 4401। अगर तुम ऐसे नहीं जाना चाहते तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, 35 लाख प्लस 8,20,000 को ऐड कर लो। इज इट क्लियर? यानी कि टोटल क्लेम्स आपने इतने पे करे, और टोटल आउटस्टैंडिंग जो है लास्ट ईयर के वो मैंने कहा माइनस करेंगे, और करंट ईयर के जो है वो ऐड कर देंगे। तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, नहीं तो ऐसे कर लेना 4401। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं इसमें से माइनस करूंगा क्लेम्स रिसीवेबल। एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम्स हमेशा खर्चा होता है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि कभी कभी आप क्लेम रिकवर कर सकते हैं। आप रिकवर केवल इनडायरेक्ट बिजनेस पे कर सकते हैं, और वो भी तब जब आपने इंश्योरेंस का बिजनेस ट्रांसफर करा होगा। तो यहां क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है क्लेम्स रिसीव्ड, तो कुछ क्लेम आपको रिसीव हुए हैं 3,20,000 के। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो मैंने 3,20,000 लिख दिया है, तो रिसीव्ड हो गए। अब उसने यहां पर लिखा है क्लेम्स रिसीवेबल। क्लेम्स रिसीवेबल यानी रिसीवेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी कि ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो आप ऐड कर दें, लास्ट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर दें, करंट ईयर के जो हैं वो मैंने ऐड करे, लास्ट ईयर के माइनस करे। तो क्लेम रिसीवेबल का अमाउंट 377 आ गया। तो 4401 में से जो कि टोटल क्लेम्स मैंने पे करने हैं उसमें से मैं माइनस करूंगा 377 जो कि क्लेम्स मैंने रिसीव करने हैं। तो इस तरह मेरे को यह पता लग गया कि अभी तक नेट क्लेम का अमाउंट इतना आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे एक चीज लिखी हुई है, वो कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट जो है वैसे तो 3,45,000 के हैं, लेकिन उसने बताया इंक्लूडिंग 38,000 सर्वेयर्स फी एंड 42,000 लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो क्लेम के सेटलमेंट के अंदर जो खर्चे हैं वो सर्वेयर की फी 38 और 42, यानी कि टोटल 80,000 का खर्चा वो आप यहां पर ऐड कर देंगे, और ये जो टोटल खर्चा आ जाएगा इस खर्चे को मैं रेवेन्यू अकाउंट में शेड्यूल 2 में लिखूंगा क्लेम्स का खर्चा। इसी तरह 1.2 में एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, वो कह रहे हैं कोई डोमेस्टिक एश्योरेंस कंपनी है, रिसीव्ड 5,90,000 एज प्रीमियम ऑन न्यू पॉलिसी एंड 1,20,000 एज रेन्यूअल प्रीमियम। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसको 5,90,000 रुपए टोटल प्रीमियम मिले हैं 5,90,000, और कुछ नहीं। देखो, जब लोग किसी कंपनी की पॉलिसी लेते हैं तो कई बार वो उस पॉलिसी को रेन्यू भी कराते हैं। पॉलिसी को रेन्यू कराने का मतलब है कि हमें प्रीमियम देने पड़ते हैं, वो भी प्रीमियम ही है। तो 5,90,000 के तो हमने रिसीव करे, और कह रहे हैं 1,20,000 के रेन्यूअल प्रीमियम रिसीव करे, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे। फिर कह रहा है कंपनी रिसीव्ड 90,000 टूवर्ड्स री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब किसी दूसरी कंपनी ने बिजनेस हमें ट्रांसफर करा होगा, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, तो उस पर भी हमें कुछ प्रीमियम मिले। वो कह रहा है 90,000 के, तो मैंने 90,000 इसको भी ऐड कर दिया।
और कह रहा है कंपनी ने 70,000 के प्रीमियम पे भी करे क्योंकि हमने कुछ बिजनेस किसी दूसरे को दिया था, सीट करा था। तो जो हमने पे करे हैं प्रीमियम वो मैंने माइनस कर दिए। तो क्वेश्चन मुझसे यही पूछ रहा है कि टोटल प्रीमियम कितने हैं, 7 लाख। नेट प्रीमियम आ गए आपके 7,30,000। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के बारे में दिया नहीं है। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का मैं ऐड करता, कोई क्लोजिंग होता तो मैं माइनस करता, कोई ओपनिंग होता तो मैं ऐड करता, क्लोजिंग होता तो मैं माइनस करता। उसके बाद इस फिगर को फिर मैं रेवेन्यू अकाउंट में दिखाऊंगा। अब आती है बारी प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स की। अब रेवेन्यू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं ये मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। रेवेन्यू अकाउंट्स में सबसे पहले तो आप लिखते हैं प्रीमियम का अमाउंट, इजंट इट और नॉट। क्या लिखते हैं? प्रीमियम का अमाउंट। प्रीमियम का अमाउंट आप कंप्यूट करते हैं शेड्यूल 1 के मुताबिक। उसके बाद अगर कोई अदर इनकम्स वगैरह हैं, अदर इनकम जैसे इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, तो उस इनकम को भी आप लिखेंगे, लेकिन उसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। उससे आपको पता लग जाता है कि टोटल इनकम हमारी इतनी है। फिर उसके बाद आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर जो है एक तो क्लेम्स का खर्चा होता है, जैसा मैंने कहा कि क्लेम्स का खर्चा आप लिखेंगे, उसका शेड्यूल नंबर 2 है। और उसके बाद फिर आप इसमें देखेंगे कि कमीशन का कितना खर्चा है, शेड्यूल नंबर 3, और इसको भी आप लिखेंगे। और फिर इस इंश्योरेंस कंपनी से के जो खर्चे हैं, इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के जो खर्चे हैं, शेड्यूल नंबर 4, वो आप लिखेंगे। और उसके बाद आपको पता लगेगा कि टोटल खर्चे कितने हैं। टोटल खर्चे को टोटल इनकम में से माइनस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आपके सामने आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है ये वैसे 2019 जून 6 मार्क का है। मैंने मॉडिफाइड इसलिए लिखा, मैंने डेट मॉडिफाई करी है। वैसे कह रहे हैं द फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अग्नि फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। तो 31/3/2025 को अग्नि फायर इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स आपको हैं। एक तो कह रहा है कि हमने क्लेम 6 लाख के पे करे। जैसे ही आपने ये पढ़ा ना, आप जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कर लें, प्रीमियम, क्लेम्स, और इस तरह आप पहले ही शेड्यूल बना लें। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि कहने का मतलब है ये तो है मेन सॉल्यूशन। अब मैंने क्या करा, जैसे कि यहाँ पर चलो मैंने पहले शेड्यूल बना दिए। जैसे मैंने प्रीमियम का एक शेड्यूल बना दिया, उसके अलावा मैंने क्लेम्स का शेड्यूल बना दिया, उसके बाद कमीशन का शेड्यूल बना दिया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, ये इसका मैंने पहले शेड्यूल बना दिया। अब जैसे ही मैंने पढ़ा क्लेम्स पेड, तो मैंने इमीडिएटली जो क्लेम्स कि मैं वर्किंग कर रहा हूं, मैंने वहां लिख दिया क्लेम्स पेड 6,10,000। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपने मूव करना है। समझ में आ गया? उसके बाद फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम। अभी मैंने तुम्हें बताया था क्लेम से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो हम क्लेम में ऐड करेंगे। फिर कह रहा है प्रीमियम रिसीव्ड। अब आपको जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, तो जो प्रीमियम का शेड्यूल है उसमें आपने प्रीमियम रिसीव्ड ऐड कर दिया। अब देखो प्रीमियम रिसीव्ड के बाद उसने लिखा है री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब लिखा ही हुआ है कि पेड है, तो नेचुरल है ये प्रीमियम पेड है, तो आप माइनस करेंगे। लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए कि री इंश्योरेंस के बिजनेस पे आप प्रीमियम कब पे कर सकते हैं। मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, अगर मैंने बिजनेस ट्रांसफर करा है किसी दूसरी पार्टी को, तो अपने प्रीमियम की इनकम का कुछ हिस्सा मुझे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड आप माइनस करेंगे। देखो यहां जो प्रीमियम रिसीव्ड है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर होता तो मैं ऐड करता, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग या लास्ट ईयर नहीं है, वो भी मैं ऐड करता। अब मैंने प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस माइनस करा, तो मुझे पता लग गया कि नेट प्रीमियम इनकम मेरी 12 लाख की है अभी तक। आगे पढ़े, आगे कहता है कमीशन का खर्चा 3 लाख रुपए का है। तो जो कमीशन का शेड्यूल हमने बनाया उसमें मैंने लिख दिया कमीशन पेड 3 लाख रुपीस। उसके अलावा फिर मैंने यहां पर लिखा एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 2 लाख रुपए के तुम्हें दिए हुए हैं। तो एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट वो तुमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर लिख दिए 2 लाख रुपीस। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद देखो ये जो लाइन दी हुई है, प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क 5,75,000। अब देखो ये रिवीजन सेशन है, इसमें अनएक्सपायर्ड रिस्क का फुल फ्लेड्स कॉन्सेप्ट जैसे हम रेगुलर क्लासेस में करते हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन 1 घंटा लगता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में। अभी आप सिर्फ इतना समझ लें, अनएक्सपायर्ड रिस्क यानी कि अनएक्सपायर्ड रिस्क का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या होता है
ये प्रीमियम की इनकम का वो हिस्सा होता है जिसको हमने रिकग्नाइज नहीं करा होता। बस आप इसको सिंपल अल्फाजों में इतना समझ लें। जो हम कहते हैं ना प्रोविजन या रिजर्व अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क। अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब है जो रिस्क अभी फिनिश नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, तो उनसे निपटने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। इसको और सिंपल अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रीमियम इनकम का वो हिस्सा है जिसको हमने इनकम के रूप में रिकग्नाइज नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं मुझे प्रीमियम 100 करोड़ के मिले और मैं ये कहता हूं कि मैंने प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाया 20 का, तो इसका क्या मतलब है कि मैं 100 करोड़ में से 20 करोड़ के प्रीमियम को मैं इनकम नहीं मान रहा हूं। वो इसलिए कि ये जो प्रीमियम मिले इनसे रिलेटेड रिस्क अभी अनएक्सपायर्ड है। तो सिंपल अल्फाजों में अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का मतलब है ये प्रीमियम की इनकम का वो हिस्सा है जिसको कि तुमने रिकग्नाइज नहीं करा। अब वो कहता है, पहले तो उसने क्या दिया हुआ है, प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क इन द बिगनिंग। देखो जो तुम्हारा करंट अकाउंटिंग ईयर है 1/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2025 को खत्म हो रहा है। अब उसने बिगनिंग में तुम्हें दिया हुआ है रिजर्व या प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है, देखो ये बिगनिंग में दिया है, इसका मतलब लास्ट ईयर के एंड में, जब लास्ट ईयर का एंड हुआ होगा 31/3/2024 को, तो ये लास्ट ईयर के एंड का क्लोजिंग प्रोविजन है। लास्ट ईयर के एंड का ये क्लोजिंग प्रोविजन है। इसका मतलब लास्ट ईयर के एंड में तुमने जो 5,75,000 का प्रोविजन बनाया, इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है कि लास्ट ईयर तुमने जितने भी तुम्हें प्रीमियम मिले थे उसमें से इतने प्रीमियम को आपने इनकम के रूप में ट्रीट नहीं करा, क्योंकि लास्ट ईयर के एंड तक प्रीमियम से रिलेटेड कुछ रिस्क जो थे वो अनएक्सपायर्ड थे। पहले आपको समझना है ऐसे। तो इसका मतलब ये लास्ट ईयर के एंड का जो है प्रोविजन है, इसीलिए करंट ईयर की बिगनिंग में मैं बोलूंगा ये करंट ईयर की बिगनिंग का प्रोविजन है जो लास्ट ईयर के एंड का है। और अभी मैंने कहा कि जब हम ईयर के एंड में प्रोविजन बनाते हैं या रिजर्व बनाते हैं, इनडायरेक्टली इसका मतलब है ये इनकम का वो हिस्सा है जिसको हम इनकम नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब मैं करंट ईयर में आ गया, तो करंट ईयर में जो हम मान करके चलते हैं कि जो हमने ये हिस्सा प्रीमियम का, ये प्रीमियम का वो हिस्सा है जिसको हमने लास्ट ईयर इनकम नहीं माना था, अब मैं इसको इनकम मानूंगा, इसीलिए इसको ऐड करा जाता है। बाद में जब मैं प्रीमियम की इनकम कंप्यूट करूंगा, आप देख रहे हैं कि मेरे नेट प्रीमियम मैंने बताया ये 12 लाख के हैं और मैंने इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऐड कर दिया, क्योंकि अब मैं ये मानूंगा कि लास्ट ईयर तो जो उनसे रिलेटेड रिस्क थे वो खत्म नहीं हुए थे, लेकिन इस साल वो खत्म हो गए होंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। अब मैं करंट ईयर के एंड में समझाने के लिए मैंने क्या करा, अब मैं नीचे मैंने ये लाइन पढ़ी, क्रिएट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द रेट ऑफ 50%। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है लेस री इंश्योरेंस। ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 50% का प्रोविजन बनाना है। ये लेस री इंश्योरेंस का मतलब वही है, हमने लेस तो पहले ही कर दिया है ना, तभी तो हमारे पास ये बैलेंस आया है 12 लाख रुपए का जो बैलेंस आया नेट प्रीमियम। तो अब मैं ईयर के एंड में, अब मैं करंट ईयर के एंड में आ गया, तो करंट ईयर के एंड तक हम मान के चलते हैं कि सारे रिस्क फिनिश तो नहीं हुए, करेक्ट। तो उनसे निपटने के लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। प्रोविजन जो आपके नेट प्रीमियम है उसका बनाएंगे 50% के हिसाब से बनाएंगे। तो करंट ईयर के एंड में जब मैं ये प्रोविजन बना रहा हूं या रिजर्व बना रहा हूं फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, इसका मतलब है जो करंट ईयर की मेरी 12 लाख की इनकम है उसमें से मैं इतनी इनकम को इस साल की इनकम नहीं मान रहा हूं। बस इसको आप ऐसे समझ ले तो फिर ये समझ में आ जाता है। तो 12 लाख में प्लस करा 5,75,000 माइनस करा जो तुमने करंट ईयर के एंड में रिजर्व बनाया, तो ये जो इनकम आ गई इसको अब आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे। अब आप रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे। पहले तो आप नाम लिखें जो भी कंपनी है, अग्नि फायर इंश्योरेंस कंपनी, फिर लिखें रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड और सबसे पहले लिखें प्रीमियम अर्न्ड। तो प्रीमियम अर्न की इनकम 11,75,000 जो तुमने यहां पर अभी निकाली। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद 2 आइटम और थे क्लेम से रिलेटेड हैं। वो कह रहे हैं क्लेम अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग। ये लास्ट ईयर के हैं, तो लास्ट ईयर के मैंने बताया क्या करते हैं, करंट ईयर के ऐड करते हैं। जो आउटस्टैंडिंग खर्चे करंट ईयर के वो ऐड करेंगे, लास्ट ईयर के माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो क्लेम्स का जो खर्चा था 6,10,000 है। मैंने बताया कि जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एंड में वो ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग जो है वो माइनस करेंगे। यहां पर भी बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान रखें। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में क्या करते हैं,
मैंने क्या बताया, करंट ईयर के एंड का माइनस करते हैं, क्योंकि करंट ईयर के एंड में हम कुछ इनकम को इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन खर्चों के केस में ध्यान रखना है कि करंट ईयर के एंड का जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है। तो क्लेम का खर्चा 640 आ गया। और इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ क्लेम था क्या कोई? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई खर्चा नहीं था। अच्छा, 10,000 रुपये का खर्चा भी था क्लेम से रिलेटेड। भाई एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम जो है वो 10,000 रुपीज़ है, वो यहाँ पर शायद ऐड नहीं हुए हैं, तो इसको ऐड कर देना। अच्छा, क्लेम्स पेड, एक सेकंड के लिए मैं ज़रा देख लूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, ये आप, अच्छा आपके नोट्स में तो यहाँ 6 लाख ही लिखा होगा, सॉरी, और यहाँ पर क्या बोलते हैं 10,000 का खर्चा मैंने नहीं लिखा, आपके नोट्स में लिखा होगा, इसलिए आप देख लेना। ये टोटल सेम ही आएगा, यहाँ पर 630 आ जाएगा और टोटल ये 6,40,000 ही आ जाएगा। क्लेम्स पेड 6 लाख है, उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग करेंगे माइनस लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग करेंगे, ऐसा करके 630 आ जाएगा। और फिर ये जो खर्चा है 10,000 रुपये ये ऐड कर देंगे, टोटल 6,40,000 क्लेम्स का खर्चा आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, जब रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले प्रीमियम का अमाउंट आपने लिखा, इस क्वेश्चन में कोई अदर इनकम नहीं है, तो 11,75,000 आपकी टोटल इनकम हो गई। क्लेम का खर्चा 6,40,000 आ जाएगा। फिर कमीशन का जो खर्चा है वो 3 लाख ही था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 लाख के ही थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये खर्चे हैं ये कमीशन है। तो ऐसा कर करके टोटल खर्चे 11,40,000 के आ गए। 1175 में से 1140 माइनस करेंगे, 35,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है 2024, आपको मालूम है पूरा 2024 का पेपर भी हम साथ साथ सॉल्व करते चले जा रहे हैं, करेक्ट। तो 2024 का वैसे ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो 2019 में आया था। इज इट क्लियर टू यू? जो 2024 में क्वेश्चन आया है, जो 2019 का क्वेश्चन है वही आया है। इज इट क्लियर टू यू? तो 2024 का ये जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ज्वाला फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही है, तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही कर लोगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है और सेम फिगर्स हैं। अभी अभी मैंने बताया कि यही क्वेश्चन जो है 2019 का, यही क्वेश्चन जो है 2024 में भी पूछा गया है। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया। तो क्लेम्स पेड आपके 6 लाख के हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्लेम्स आप लिख लोगे। क्लेम से रिलेटेड जो खर्चा है वो ऐड कर देना। प्रीमियम हमें मिले हैं 12,50,000 के, और 50,000 रुपये आपने पे कर दिए, जो पे कर दिए वो माइनस कर देना। कमीशन का खर्चा 3 लाख का है, एक्सपेंसेस का 2 लाख का है, वही है, देखो प्रोविजन जो बिगनिंग में दिया है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और जो क्लेम से रिलेटेड ये 2 आइटम है वो क्लेम्स में प्लस माइनस आप कर दोगे। और उसके अलावा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% के हिसाब से बनाना है। तो सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो आपने देखा वही चीज़ें यहाँ पर आई हैं जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराई हैं। 1175 ही आपका टोटल है, वही 640 आपका क्लेम का अमाउंट है, वही कमीशन का अमाउंट है, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और सेम क्वेश्चन है तो सेम ही चीज़ आएगी। 2.3 को आप देख लें अगर देखना चाहते हैं। तो 2.3 में उसने क्या लिखा, 2.3 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31/3/2024 प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ मेट्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मेट्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके रेवेन्यू अकाउंट मुझे बनाने हैं। आप खुद इस काम को कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो एकदम से रेवेन्यू अकाउंट बनाने से पहले मैं पहले प्रीमियम को चेक कर लेना चाहता हूँ। चलो, शेड्यूल नंबर 1। तो सबसे पहले ये जो खर्चे हैं, करेक्ट, जो मैंने प्रीमियम पे करे हैं डायरेक्ट बिजनेस पे और इनडायरेक्ट बिजनेस में, मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा। यानी कि मेरी कोशिश पहले ये हो रही है कि मैं प्रीमियम रिसीवेबल फाइंड कर लूँ। प्रीमियम आपको मालूम है कि हमारी मेन इनकम है। प्रीमियम रिसीवेबल के लिए हमें डायरेक्ट बिजनेस पे जो प्रीमियम रिसीव हुए हैं वो 75,25,000 के रिसीव हुए डायरेक्ट बिजनेस पे। इज इट क्लियर टू यू? और इनडायरेक्ट बिजनेस में मुझे रिसीव हुए हैं 8,25,000। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, जो मुझे डायरेक्ट बिजनेस में मिले, जो मुझे इनडायरेक्ट बिजनेस में मिले, इन दोनों को मैंने पहले ऐड कर लिया। ये तो रिसीव्ड है, टोटल रिसीव्ड हो गए। अगर मैं इनको टैली करूं तो ये आ जाएगा 75,25 प्लस 8,25, तो ऐसा करके 83,50,000 आ गया। यानी कि ये तो टोटल रिसीव हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। इज इट क्लियर टू यू?
अब उसके बाद कहता है मैंने प्रीमियम 490 के पे करे, वो मैं अभी लिखूंगा। फिर कहता है क्लेम्स के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी है कि क्लेम्स हमने पे करें, डायरेक्ट पे इतने, इनडायरेक्ट पे इतने। फिर क्लेम्स के बारे में उसने कहा कि क्लेम्स ये आउटस्टैंडिंग खर्चों के बारे में उसने दिया हुआ है। फिर कह रहा है क्लेम आपको मिले और जो क्लेम मिले हैं उसके आउटस्टैंडिंग खर्चों के बारे में उसने दिया हुआ है। प्रीमियम के बारे में उसने कुछ और नहीं दिया है, कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं दिए हैं। सपोज उसने कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह दिए होते तो मैं ऐड करता लास्ट ईयर का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और मैं माइनस करता लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग में माइनस करता, करंट ईयर का मैं ऐड करता। है नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, करेक्ट। तो ऐसा कर करके मेरे पास 83,50,000 ये जो अमाउंट आ जाएगा, यही प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। इज इट क्लियर टू? अब इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, नीचे भी और ऊपर भी। तो प्रीमियम से रिलेटेड कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चों के बारे में इसने नहीं दिया। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा लेस प्रीमियम पेड। वैसे तो हम लिखते हैं प्रीमियम पेएबल। अब प्रीमियम पेएबल कंप्यूट करने के लिए पहले तो हम ये देखते हैं हमने पे कितने करे। पे 4,90,000 के पे करे हैं, 4,90,000। इज इट क्लियर टू यू? अगर जो मैंने पे करे हैं अगर उससे रिलेटेड कोई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो मैं ऐड करता, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो माइनस करता। आउटस्टैंडिंग खर्चे प्लस माइनस करने के बाद पता लगता है कि हमने टोटल खर्चे कितने पे करने थे प्रीमियम से रिलेटेड। तो प्रीमियम की इनकम मुझे इतनी रिसीव करनी थी और प्रीमियम इतने पे करने थे। इन दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया -490 करने के बाद, तो ये आ गया 78,60,000। वैसे तो मैंने कहा आप खुद कर लेना। अब ये जो आ गया ये आपका नेट प्रीमियम आ गया। अब नेट प्रीमियम में मुझे क्या करना है, देखो नीचे उसने क्या दिया हुआ है जो मुझे आपको ये समझाना था, बस मेन पॉइंट ये था। नीचे उसने कहा है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हमें मेंटेन करना है 40% के हिसाब से, और कह रहा है बैलेंस ऑफ रिजर्व जो है करंट ईयर की बिगनिंग में 28,40,000 का है। करंट ईयर की बिगनिंग में 28,40,000 का। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के केस में, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो ओपनिंग है वो ऐड करना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर की वो इनकम है जिसको तुमने लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज नहीं करा था, लेकिन अब तुम करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करोगे। इज इट क्लियर टू यू? और जो क्लोजिंग है वो तुम माइनस करोगे। अब क्लोजिंग आप कितना बनाओगे, पहले तो देखो आपके नेट प्रीमियम कितने, 78,60,000 के हैं। तो 78,60,000 की जो इनकम है उस क्वेश्चन में बोला है 40%, तो इसका मतलब है इतना अमाउंट जो है प्रीमियम का मैं उसको इस साल की इनकम नहीं मान रहा हूं, ये इसका बेसिकली मतलब है। तो मैं इसको कंप्यूट करूं 78,60,000 इंटू 40%, तो ये आ तो रहा है 3144,000। तो देखो ये फिगर मैंने माइनस करी, ये ऐड करा, तो मैं अब इसको जल्दी से ये भी बता दूं 7860 प्लस 28 7860 प्लस 2840 माइनस 3144। तो ऐसा कर करके मेरे पास 7556 आ गया। ऐसा कर करके मेरे पास 7556 आ गया। इज इट क्लियर टू यू? तो ये जो इनकम होगी इसको मैं शेड्यूल में दिखाऊंगा। तो शेड्यूल में ये 7556 कैसे आया ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इज इट क्लियर टू यू? मैंने वैसे कहा तो था ये खुद कर लेना। इसी तरीके से जब आप क्लेम का अमाउंट कंप्यूट करेंगे, ये तो मैंने इसका बताया, अब क्लेम का अमाउंट कंप्यूट करेंगे, वो कह रहा है क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपने टोटल क्लेम पे करा है पहले तो उसको ऐड कर दो। ये टोटल आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग का, वो माइनस कर दो। ये टोटल आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग का है लास्ट ईयर का, वो ऐड कर दो। और 738 प्लस 70,000 करंट ईयर के एंड का वो ऐड कर दो। इज इट क्लियर टू यू? ऐसा करके तुम्हें ये पता लग जाएगा कि आपने टोटल क्लेम कितने पे करे। ऐसा कर करके इस फिगर के सारे क्लेम्स पेएबल की फिगर आ जाएगी। अब जो क्लेम आपने रिसीव करे हैं 3,95,000, उसमें लास्ट ईयर के जो है वो माइनस करेंगे, करंट ईयर का ऐड करेंगे, इससे आपको क्लेम्स रिसीवेबल पता लग गया। तो इस पूरे से आपको नेट क्लेम पता लग गए। और क्लेम से रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो ऐड कर देना। क्लेम से रिलेटेड 45,000 का खर्चा है और सर्वेयर की फी का खर्चा है, क्वेश्चन में लास्ट में उसने दिया हुआ है। तो 45 और 55,000 भी ऐड कर देना, तो आपका क्लेम का खर्चा 51,63,000 का आएगा।
फिर इस क्वेश्चन में कमीशन के बारे में दिया है। पहले तो कमीशन जो आपने पे करा है उसको ऐड कर दो, 160 प्लस 15,000 175 आ गया। और ये जो लिखा है ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, देखो अगर मेरी कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस सीड करेगी, ट्रांसफर करेगी, तो दूसरी कंपनी मुझे कमीशन देगी। तो ये 18,000 माइनस करना, क्योंकि एक तरीके से ये कमीशन आपको मिल रहा है। इन दोनों का टोटल तो ये बता रहा है कि आप इतना कमीशन पे कर रहे हैं, और ये 18,000 आप माइनस कर देंगे। तो 160 प्लस 15 माइनस 18 कर करके जो कमीशन का खर्चा आपका आ जाएगा वो 1,57,000 का आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो 2,90,000 के हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो खर्चे हैं 2,90,000, डायरेक्टली मत लिख देना 290, वो कह रहा है कि इन खर्चों के अंदर ये वाले खर्चे यानी कि 45 प्लस 55, इसका मतलब 1,00,000 रुपए के खर्चे जो हैं वो सेटलमेंट से रिलेटेड थे, क्लेम की सेटलमेंट से रिलेटेड। तो 290 में से 1,00,000 माइनस कर करके 190 आप यहां लिखोगे। तो इस तरीके से आपके टोटल खर्चे आ जाएंगे, फिर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन अब आप ये समझ में आ गया ये कैसे करना है। वैसे मैं जरा जल्दी से, पता नहीं मुझे हमेशा ही लगा रहता है कि आप कहीं, आपको आदत ही हो गई है पूरा सॉल्यूशन की। मैं यहाँ पर जल्दी से बता दूं क्लेम में क्या करा मैंने। पहले तो क्लेम्स पेएबल आप कंप्यूट करेंगे। क्लेम्स पेएबल कंप्यूट करने के लिए ये 4970, ठीक है, मैंने ये 3 जीरो काट के लिख रहा हूं मैं, प्लस 510, बाद में 3 जीरो जो नेट आंसर आएगा उसमें ऐड कर लेना। ये तो टोटल कमीशन हो गए। मैंने कहा कि इसमें इन दोनों को ऐड कर दो, ये जो दोनों, पहले तो इन दोनों फिगर को ऐड करो। 685 प्लस 95, तो ये बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग है। तो जो भी ये फिगर आ जाएगी उसमें लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग या बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 780। ये 780 कैसे आया? 685 और 95 को ऐड करके। करंट ईयर के एंड में 738 और उसमें प्लस कर दिया मैंने 70, तो डेट इज इक्वल टू 808। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग आप इसमें ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? 14, चलो मैं पूरा ही कर दूं, 4970 प्लस 510, तो डेट इज 5480। ये 5480 आ गया। ऐसा कर करके मेरे पास क्लेम्स पेएबल आ गए। अब मैं इसमें से क्लेम्स रिसीवेबल माइनस करूंगा। क्लेम्स रिसीवेबल फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो 395 के क्लेम मैंने रिसीव करे हैं उसमें लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग 75 में माइनस करूंगा, करंट ईयर के मैं ऐड कर दूंगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। 395 माइनस 75 प्लस 125, तो ऐसा कर करके 445 आ गया। ये 445 की फिगर आपको क्या बता रही है? आपने इतने क्लेम रिसीव करने थे और इतने पे करने, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा उसमें आप 1,00,000 रुपीस ऐड करना मत भूलना, जो ये खर्चे थे 45 और 55, तो तब आपके पास ये फिगर आ जाएगी 51,63,000। इज इट क्लियर टू? तो आपके एग्जामिनेशन में मैंने इंक्लूडिंग 2024 2023 के क्वेश्चंस तो कराए, उसके अलावा उससे पहले के भी क्वेश्चन करा दिए। अब एक टॉपिक ये है सेक्शन 3, कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट, तो इसको भी मैं कराता हूं, लेकिन 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद इसकी चर्चा बदस्तूर जारी रखेंगे आएगी। हेलो एंड वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अब बेटे ये जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट, इसका क्या मतलब है ये समझने के लिए आप, हालांकि ये जो टॉपिक है ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत पहले इसमें क्वेश्चन आया हुआ है और नए सिलेबस में अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि पहले जब जो पैटर्न होता था उसमें आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करने होते थे, करेक्ट, और अब जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको जो क्वेश्चन की शेप और साइज दी जाती है वो बड़ी छोटी दी जाती है। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मेसर्स लाइव वायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट। एक तो वो कह रहा है कि जो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व है यानी कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है उससे रिलेटेड आप एंट्री करके दिखाओ, और कह रहा है ऑल्सो शो अनएक्सपायर्ड रिस्क अकाउंट फॉर द ईयर 2025-26 इन कॉलमिनर फॉर्म। करेक्ट, ये क्वेश्चन की कहानी है।
यानी कि जो क्वेश्चन की शुरुआत है, पहले तो करंट ईयर स्टार्ट आपका कब से हो रहा है, 1/4/2025 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है, 31/3/2026 को अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में उसने आगे क्या लिखा हुआ है कि ऑन 31/3/2025 यानी कि लास्ट ईयर के एंड में या करंट ईयर की बिगनिंग में, वो कह रहा है इस कंपनी के पास जो रिजर्व था अनएक्सपायर्ड रिस्क का वो 80 करोड़ रुपए का था। उसने ये बताया कि इस कंपनी के पास इस तारीख को जो टोटल रिजर्व है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, उसमें 80 करोड़ रुपए का बैलेंस है। लेकिन अब उसने आगे ये भी क्लियर करा कि ये जो 80 करोड़ का रिजर्व है, करेक्ट, अब उसने बताया इट कंप्राइज्ड ऑफ 30 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि इस कंपनी के कई बिजनेस है, मरीन बिजनेस भी है, फायर का बिजनेस भी है, कुछ मिसलेनियस इंश्योरेंस के बिजनेस भी हैं। अब उसने बताया ये जो रिजर्व है इसमें से मरीन के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो मरीन इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड जो रिजर्व और अनएक्सपायर्ड रिस्क है वो 30 करोड़ का है। और फिर कह रहा है ₹40 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस बिजनेस, और फायर इंश्योरेंस के बिजनेस से रिलेटेड जो रिजर्व और अनएक्सपायर्ड रिस्क है वो 40 करोड़ का है। और कह रहा है 10 करोड़ का इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस, और मिसलेनियस इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है वो 10 करोड़ का है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक तो क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, बाद में उसने ये भी कहा कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग लिव इंश्योरेंस कंपनी टू क्रिएट रिजर्व एट 100% ऑफ नेट प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब उसने ये भी बताया ये जो कंपनी है जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाती है, यानी कि जब मैं ईयर के एंड में बनाऊंगा, ये तो तुम्हारे को ओपनिंग दे दिया, अब मुझे ईयर के एंड में जब मैं बनाऊंगा तो वो कहता है मरीन के केस में कंपनी 100% के हिसाब से बनाती है, जबकि 50% का बनाती है फायर और मिसलेनियस के केस में। तो फायर इंश्योरेंस और मिसलेनियस के केस में 50% का रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? अब वो आगे ये भी कह रहा है कि ड्यूरिंग द करंट ईयर में ये बिजनेस कंडक्ट हुआ। तो 3 इंश्योरेंस कंपनी है, मरीन, फायर, मिसलेनियस, फिगर्स करोड़्स में आपको गिवन है। और आगे कह रहा है कि प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम, तो ये तो आपको प्रीमियम रिसीव हुए 36, 86, 24, इवन 14, 10 और 8, ये टोटल प्रीमियम रिसीव हुए हैं। कैसे कह रहे हैं? प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इश्यूड, यानी कि कुछ तो ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने हमारी पॉलिसी खरीदी हुई है, यानी कि ये डायरेक्ट बिजनेस से मिल रहा है आपको, इनडायरेक्टली ये प्रीमियम मिला है लेकिन डायरेक्ट बिजनेस से। और कह रहे हैं फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ अदर इंश्योरेंस कंपनीज ने बिजनेस आपको दिया होगा और उनके थ्रू आपको प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट बिजनेस में मिल रहा है, ये इनडायरेक्ट बिजनेस में मिल रहा है, ये डायरेक्ट पे, ये इनडायरेक्ट पे, ये डायरेक्ट पे, ये इनडायरेक्ट पे। तो टोटल प्रीमियम तो आपको इतना मिल रहा है। अब आगे कह रहा है प्रीमिया पेड। प्रीमिया क्या होता है? प्रीमियम की प्लूरल फॉर्म होती है। तो प्रीमिया पेड या पेबल टू अदर इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिजनेस डेट, आपने कुछ रे इंश्योरेंस का बिजनेस ट्रांसफर करा होगा तो उस केस में आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो ये प्रीमियम पेबल आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर मैंने लिखा मरीन, फायर और मिसलेनियस। मुझे जो प्रीमियम कलेक्ट हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो फर्स्ट 2 कॉलम में हुए 36 + 14, 50 का प्रीमियम इसमें कलेक्ट हुआ है, 86 + 10, 86 + 10 96 इसमें हुए हैं, 24 + 8 32 का इसमें हुआ है प्रीमियम जो कलेक्ट हुए हैं। अब जो प्रीमियम कलेक्ट हो गए उसमें से मैंने प्रीमियम पेड और पेबल हमें दिया हुआ है 20, 10 और 15, ये मैंने माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद मुझे पता लग गया कि नेट प्रीमियम मेरे कितने थे। अब नेट प्रीमियम की इनकम जब आ जाती है तो ओपनिंग रिजर्व मैंने कहा ऐड करते हैं। ओपनिंग तो मुझे गिवन ही थे, यहाँ मैंने आपको बताया था कि 30 इनके, 40 इसके, 10 इसके, तो ओपनिंग मैंने इसमें ऐड कर दिया 30 + 40 + 10। अब मुझे क्लोजिंग रिजर्व माइनस करना है, क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। उसके लिए मुझे नेट प्रीमियम को देखना पड़ेगा जो कि 30 है। उसने कहा मरीन के केस में 100% यानी कि 30 का 100% यानी कि 30 जो है वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो नेट प्रीमियम 30 में आप 30 एक बार ऐड करेंगे, 30 माइनस करेंगे, तो आपकी प्रीमियम की इनकम जो आप रेवेन्यू अकाउंट में दिखाएंगे वो 30 होगी।
इसी तरह से जो फायर इंश्योरेंस का बिजनेस है उसमें नेट प्रीमियम 40 के हैं और ये ओपनिंग रिजर्व है। अब जो ये 40 है उस 40 का आपको क्या बोलते, सॉरी, नेट प्रीमियम 86 के हैं, 40 तो ओपनिंग रिजर्व था, तो 86 का 50%, क्योंकि फायर के केस में 50% बनाना है तो क्लोजिंग आपका 43 बनेगा। तो 86 प्लस 40 माइनस 43 करके जो प्रीमियम की इनकम आएगी वो 83 आएगी। इसी तरह से मिसलेनियस के केस में जो आपकी नेट प्रीमियम की इनकम है वो 17 की है, उस 17 का 50% क्लोजिंग बन जाएगा, तो 17 में ओपनिंग 10 ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, आपको प्रीमियम की इनकम भी पता लग गई। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली उसने तुमसे पूछा है अनएक्सपायर्ड रिस्क अकाउंट, लेजर अकाउंट भी बना करके दिखाओ, वो कहता है। अब लेजर अकाउंट जब मैं बनाऊंगा, सबसे पहले तो देखो रिजर्व और अनएक्सपायर्ड रिस्क बेसिकली लायबिलिटी साइड का आइटम है। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले तो आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, ये ओपनिंग रिजर्व आपने लिख दिया। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, होता क्या है, वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में रेवेन्यू अकाउंट नहीं बनता, लेकिन किसी जमाने में कंपनी टी फॉर्मेट में रेवेन्यू अकाउंट बनाया करती थी, आजकल तो नहीं बनाती, लेकिन पहले रेवेन्यू अकाउंट टी फॉर्मेट में बना करता था। इज इट क्लियर टू यू? टी फॉर्मेट में बनाया जाता था। मैंने ये आपको बताया हुआ है कि जो ओपनिंग रिजर्व थे ये तो लास्ट ईयर के थे, अब मैं करंट ईयर में जब अकाउंटिंग करूंगा तो ओपनिंग रिजर्व का मतलब ये प्रीमियम की वो इनकम थी लास्ट ईयर जिसको मैंने लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज नहीं करा, अब मैं करंट ईयर में इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाऊंगा। तो करंट ईयर में इनकम का पार्ट बनाने के लिए जो भी मेरे ये ओपनिंग रिजर्व्स हैं, इनको मैं रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आया? तो इसलिए ओपनिंग रिजर्व्स को मैं रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। मैं आपको जैसे कि यहां पर एंट्री भी करके मैंने यहां पर बताई हुई है, देखिए जी, यहां पर ये जनरल एंट्रीज फॉर अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट, जो मेरा अनएक्सपायर्ड रिजर्व ओपनिंग बैलेंस था, करेक्ट, ये तीनों इंश्योरेंस कंपनी के केस में मैं बता रहा हूं, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था उसको मैंने रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? जो ओपनिंग बैलेंस है उसको रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपकी एंट्री हो गई, जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट। अब इस एंट्री के मुताबिक अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट को डेबिट मिल रहा है, अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट को डेबिट मिल रहा है, तो मैं अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट की डेबिट साइड पे आऊंगा, तो जो ये बैलेंसेस मैंने लिखे इनको मैंने रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कुछ नहीं बना, बहुत ही आसान से, पहले तो बैलेंस उतारने हैं, ये तो बैलेंस गिवन थे और आपने एंट्री सोची और उसके मुताबिक ये एंट्री कर दी। अब जब मैं ईयर के एंड में क्लोजिंग रिजर्व बनाऊंगा, तो क्लोजिंग रिजर्व बनाते समय क्योंकि हम अपनी इनकम को इनकम नहीं मान रहे हैं, भाई क्लोजिंग रिजर्व का क्या मतलब है, जो तुम्हारी इनकम है उसके कुछ हिस्से को इनकम नहीं मान रहे हैं, तो रेवेन्यू अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग रिजर्व, उसको मैं क्रेडिट कर देता हूं। अब इस एंट्री के मुताबिक रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग रिजर्व अकाउंट, इजंट इट? देखो यहां पर मैंने एंट्री भी लिखी है, ये क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री लिखी है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट। जो भी मैंने क्लोजिंग रिजर्व्स बनाए थे ये उनकी है एंट्रीज, जो क्लोजिंग रिजर्व्स हमने बनाए थे। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि अब की बार अनएक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट मिल रहा है, तो जब मैं क्लोजिंग क्रिएट करूंगा तो एक्सपायर्ड रिजर्व अकाउंट की क्रेडिट साइड में आऊंगा और क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय रेवेन्यू अकाउंट, ये क्लोजिंग रिजर्व्स आपने लिख दिए और अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यही बैलेंसेस आपके आ जाएंगे। बहुत ही आसान है रिजर्व की बनाना और बहुत ही आसान है ये एंट्री करना। इज इट क्लियर टू यू? इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर आ जाए तो इन केस आपको ये मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चंस थे जो कि मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, आपने जैसे सारा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में है, इस चैप्टर से कुछ थ्योरेटिकल नोट्स भी आए हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी का नोट भी आया हुआ है, इंश्योरेंस इंटरेस्ट का भी, और ये प्रिंसिपल ऑफ उबेर फिडाई का नोट भी आया हुआ है, कैटास्ट्रॉफिक लॉस पर भी 2-2 मार्क्स के नोट आए। ये सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। और एक क्वेश्चन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के रिलेटेड भी था, तो उसके बारे में भी आपको प्रोविजन के रेट्स मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी। तो ये है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम तरीके से, रिवीजन सिर्फ नाम के लिए नहीं कराई जा रही, तो ऐसा लगना चाहिए आपको कि जैसे कि आपने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में जो चर्चा होगी वो ऑफ कोर्स हम उसमें
लाइफ इंश्योरेंस की चर्चा करेंगे और लाइफ इंश्योरेंस से काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं। इज क्लियर टू यू? एनीवे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।